मीर जमाल खान रेसानी साहब, बस हो गया, आखिरी बात होगी, अब औरों को मौका दें प्लीज़। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर, इस बजट पे बोलने का मौका दिया आपने। जनाब स्पीकर, जब बजट बनता है तो सिर्फ पैसे तकसीम नहीं होते, बल्कि एक मुल्क का जो फैसला है वो तय होता है। और इस बजट के ज़रिए हम सिर्फ एक इकोनॉमिकल जो रोड मैप है वो नहीं बनाते, बल्कि हम पूरे पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो तय करते हैं। तो हमें ये फैसला करना होगा कि आया ये पाकिस्तान एक ऐसा पाकिस्तान हो, ये बजट एक ऐसा बजट हो जो कि फिगर्स और स्टैटिस्टिक्स में स्ट्रॉन्ग हो और रियलिटी में कमज़ोर हो, या ये एक ऐसा पाकिस्तान हो जो कि हर शहरी, हर सूबे के सिटीज़न को बराबरी का हक दे, ख्वाह वो लाहौर में रहता हो या लोअर लाई में रहता हो। जनाब स्पीकर, आज हमें एक ऐसे बजट की ज़रूरत है जहां हमारे नौजवान डिग्री पकड़कर रोज़गार का इंतज़ार ना करें, उन्हें रास्ता मिले, जहां हमारे बच्चे स्कूल जाएं और उस स्कूल में टीचर्स भी हों, उस स्कूल में बैठने के कुर्सियाँ भी हों, पीने का साफ़ पानी भी हो, इस्तेमाल करने के लिए टॉयलेट्स भी हों, जहां हमारे अस्पतालों में मशीन तो हों ही, लेकिन मशीन के साथ साथ डॉक्टर्स भी हों और नर्सेज भी हों, और सबसे अहम बात यह है कि जहां हर इलाके के बंदे को, हर बंदी को उसको बराबर समझा जाए। जनाब स्पीकर, मगर इस बजट में फिर से हमने देखा कि ये बजट उनके लिए है जिनकी आवाज़ ताकतवर है और जिनकी ताकत सिर्फ आवाज़ में है, उनको एक बार फिर से खामोश कर दिया गया, नज़रअंदाज कर दिया गया। मैं इस ऐवान का तवज्जो एक ऐसे सूबे की तरफ करना चाहता हूँ जिसका नाम बलूचिस्तान है, और एक ऐसे तबके की तरफ करना चाहता हूँ जो कि नौजवान है। इस दफ़ा बजट के कुछ अच्छे भी इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि 4.2% का ग्रोथ का टारगेट इन्होंने रखा है, ज़राअत में इस्लाहत लाने की कोशिश की गई है, डिफेंस एलोकेशन में इजाफ़ा किया गया है, हमारे फ़ौजी नौजवानों के अलाउंसेस में इजाफ़ा किया गया है, जो कि मैं समझता हूँ जितना भी हम इजाफ़ा करें कम है, क्योंकि उनकी लाजवाल कुर्बानियाँ इस धरती के लिए। मगर जब हम बात करते हैं नेशनल इक्विटी की, अगर हम बात करते हैं इस बजट को नेशनल इक्विटी के नज़रिए से देखने की, पर्सपेक्टिव से देखने की, तो मैं समझता हूं कि एक बार फिर जो बलूचिस्तान है उसे हमने पीछे छोड़ दिया। जनाब स्पीकर, मैं दावे के साथ कहता हूं कि बलूचिस्तान हर बजट में होता है, इस बजट में भी है, पिछले बजट में भी था, इससे पहले भी बजट्स हुए हैं, उनमें भी बलूचिस्तान रहा है, लेकिन सवाल ये है कि डेवलपमेंट के लिए रहा है या सिर्फ तसल्ली के लिए। इस बार भी ना कोई विजन, ना कोई यूथ स्पेसिफिक पैकेज, ना कोई रोड मैप, ना हमारे यूनिवर्सिटीज़ के लिए कुछ, ना हमारे मकरान के कोस्टल बेल्ट लाइन के लिए कुछ, ना पंजगूर, केच, किला सैफुल्ला, ताकि कोयटा के लिए एक उम्मीद का जुमला इस बजट में। तो जब किसी सूबे में, किसी और सूबे में एक बच्चा पैदा होता है तो उसे स्कूल्स भी दिए जाती हैं, लाइब्रेरीज़ भी उसके लिए होती हैं, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ भी उसके लिए होती हैं, मगर जब वही बच्चा, वही नौजवान बलूचिस्तान में आंख खोलता है तो उसे सिर्फ और सिर्फ मायूसी दिखाई देती है, और उसे ये पता होता है कि अगर उसे आगे बढ़ना है तो उसे एक लंबा तवील जो मायूस कुन सफ़र तय करना होगा। और ये आज हमारे ऊपर ये फ़र्ज़ होता है कि हम इस तफरीक को ख़त्म करें। यूथ इज़ आवर फ्यूचर, यूथ इज़ द ड्राइवर्स ऑफ दिस नेशन। ये एक सिर्फ नारा नहीं होना चाहिए, बल्कि एक पॉलिसी होनी चाहिए। स्किल्स, रिसोर्सेज, प्लेटफॉर्म, इज़्ज़त हर पाकिस्तानी नौजवान का हक है। और जनाब स्पीकर, इस बजट बुक में हमने देखा कि गवादर की रेल रोड का जिक्र तो है, मगर अगर बलूचिस्तान और गवादर के लोगों को इस रेल रोड से कोई फ़ायदा नहीं, तो मैं समझता हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये बेमकसद प्रोजेक्ट्स हैं। और रेकोदिक का कहा जाता है कि जीडीपी में वो हमें सप्लीमेंट कर रहा है ग्रोथ में, तो रेकोदिक के बारे में कहा जाता है कि 37 सालों में 41,000 जॉब्स मिलेंगे, लेकिन ये हमारे ऊपर फ़र्ज़ बनता है कि हम वाज़ेह करें कि इन 47,000
जॉब्स में बलूचिस्तान के नाम पे कितने जॉब्स होंगे। जनाब स्पीकर, एक बात हमें याद रखना होगा कि बलूचिस्तान सिर्फ रिसोर्सेज से मालामाल नहीं, बल्कि नौजवान खून भी बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा है, जो कि जज्बा भी रखते हैं, सलाहियत भी है उनके पास, और जज्बा मुहिब्बुल वतनी की भी कोई कमी नहीं है। बलूचिस्तान का नौजवान सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि वो हक का भूखा है, इज़्ज़त का भूखा है और मौका का भूखा है। तो हमें वो चाहता है कि वो नफ़रत ना करे, बल्कि उसे एक मौका दिया जाए, एक प्लेटफॉर्म दिया जाए कि वो अपना मुल्क और सूबे का नाम रोशन कर सके। जनाब स्पीकर, पाकिस्तानी इकॉनमिक जो सर्वे है उसके मुताबिक 40% जो हमारे बलूचिस्तान का लिटरेसी रेट है, और 60% से ज़ायद हमारे जो बच्चे हैं वो स्कूलों से बाहर हैं। जब हम कहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे कौम के मुस्तकबिल हैं, और हमारे मुस्तकबिल को ही उसका जो बुनियादी हक तालीम उससे महरूम है, तो यकीनन ये गलती हम और आप में होगी। तो बलूचिस्तान का नौजवान वो उम्मीद करता है कि उसे ये रियासत और इसे ये हुकूमत वो तालीम दे, रोज़गार दे, सेहत दे और बेहतर ज़िंदगी अता करे। लेकिन जब वो देखता है कि उसके पास कुछ नहीं है तो वो मायूस हो जाता है, और यही मायूसी फिर उनको उन हाथों में धकेल देता है जो कि मुल्क दुश्मन अनासिर हैं। मिस्टर स्पीकर, वायलेंस एग्जिस्ट इन 3 forms: डायरेक्ट वायलेंस, which is a visible act of harm such as physical attack, often exercised by Fitna al-Hindustan, killing our students, killing our innocent civilians. The second part is structural violence, which is woven into the fabric of the society, which prevents people from accessing their basic needs. And the third one is cultural violence, which is basically it is a belief or norm that justifies both direct violence and structural violence. जनाब स्पीकर, डायरेक्ट वायलेंस को एड्रेस करने के लिए हमारे पाक फ़ौज, हमारे सिविल इदारे, हमारे सिविलियंस हर दिन कुर्बानियाँ देती हैं। लेकिन अगर हमें स्ट्रक्चरल वायलेंस और कल्चरल वायलेंस अगर हमने एड्रेस करना है, तो हमें चाहिए कि हम अपने नौजवानों को उनको एम्पावर करें, उनको रोज़गार दें, बेहतर ज़िंदगी दें, ताकि जो फितना हिंदुस्तान और इस हिंदुस्तान का प्रोपेगेंडा है वो बलूचिस्तान में ख़त्म हो सके। हत्ता कि ये मैं ज़रूर कहूँगा कि जो खून की होली बलूचिस्तान में खेला जा रहा है, इसका कतन कोई डेवलपमेंट के साथ ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन उनका ये एक्सक्यूज़ हम ख़त्म करना चाहते हैं कि वो स्ट्रक्चरल वायलेंस और कल्चरल वायलेंस को इस्तेमाल करके अपने डायरेक्ट वायलेंस को जस्टिफाई करते हैं। जनाब स्पीकर, इस ऐवान से हमें ये ज़रूर पैगाम देना होगा कि बलूचिस्तान का नौजवानों को सुना जाता है, बलूचिस्तान की आवाज़ को सुना जाता है, और उनका जो ख्वाब है वो ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत में बदलेगा। और अगर हम ऐसा सोचेंगे तो मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान सिर्फ एक सूबा नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का जो तरक्की है उसका ज़ामिन होगा। और आज एक बात हमें वाज़े करना होगा कि हम यहाँ पे शिकायत करने नहीं आए, हम बलूचिस्तान के नौजवान यहाँ पे सवाल करने आए हैं, हम सीखना चाहते हैं, हम तालीम चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, और हमें सिर्फ सुना जाए। आखिर में मैं इस बजट में कुछ रिकमेंडेशन ज़रूर दूंगा अपने हलके के हवाले से और सूबे के हवाले से। हमें इस PHDP में 4 दानिश स्कूल्स दिए गए हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि काबिल तारीफ़ है। लेकिन अगर हम देखें बलूचिस्तान का जो डेमोग्राफिक है, जियोग्राफी है, तो हमें बहुत कम मिला है। तो हमें चाहिए कि अर्ली चाइल्डहुड सेंटर्स और स्कॉलरशिप्स, इंस्टीट्यूशनल वोकेशनल सेंटर्स पे हम फोकस करें। साथ साथ हमारे नौजवान लीडर जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विज़न के मुताबिक हमने बलूचिस्तान की तारीख़ का सबसे पहला बलूचिस्तान यूथ पॉलिसी हमने बनाया, और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरी और मेरी टीम ने इसको ड्राफ्ट की। उसके तहत हमने बलूचिस्तान यूथ स्किल्स एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम स्टार्ट की है, और हम चाहते हैं कि वफाक में भी PHDP के तहत हमारे नौजवानों के लिए कुछ ऐसे शेयर्स रखा जाएँ ताकि हम ट्रेनिंग्स पे, स्किल डेवलपमेंट पे काम कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल चाइना में एग्रीकल्चर ट्रेनिंग हो रही है, उसमें बलूचिस्तान का कोटा रखा जाए। शुक्रिया। वाइंड अप करता हूँ जनाब स्पीकर। कोयटा, तुर्बत और खुजदार जैसे इलाकों में वाइंड अप करें। जी यूनिवर्सिटीज़ का ज़रूरत है। और आखिर में सरियाब कोयटा की मैं बात करूंगा कि उसे हमें, क्योंकि कोयटा बलूचिस्तान का फेस है और दिल है, तो एक स्पेशल फेडरल पैकेज होना चाहिए, एक स्मार्ट ऑल यूनिट्स इक्विटी पैकेज होना चाहिए, जिसमें हम बिजली को भी एड्रेस कर सकें, गैस को भी एड्रेस कर सकें, पानी को भी एड्रेस कर सकें। और सबसे अहम बात यह है कि डिसीजन मेकिंग में बलूचिस्तान का शेयर होल्ड होना चाहिए। और एक चीज़ मैं वाइंड अप भी कर रहा हूँ जनाब स्पीकर, आखिरी चीज़ कहें। शेयर भी थोड़ा है, 1 मिनट दे दें, 1 मिनट दे दें, शेयर भी हमारा है। तो
जनाब स्पीकर, आखिर में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस ऐवान को और सारे हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, हमें ये समझना होगा कि वन सोल्यूशन फिट्स ऑल कभी कामयाब नहीं होता। पंजाब के प्रॉब्लम्स अलग हैं तो उसके हम सोल्यूशन बलूचिस्तान में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। इसी तरह सिंध के अपने प्रॉब्लम्स हैं, केपी के अपने प्रॉब्लम्स हैं, तो बलूचिस्तान एक स्पेशल केस है, तो हमें चाहिए कि इसके ऊपर हम स्पेशली फोकस करें। आखिर में मैं एक शेर अर्ज़ करूँगा कि अंधेरी शब है मगर शब की स्याही से ना घबरा, अंधेरी शब है मगर शब की स्याही से ना घबरा, यही तो वक्त है जुगनू को चिरागा करने का। हम मायूसी से नहीं, उम्मीद से इंशाल्लाह जीतेंगे। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया।